हसीब की आंख खुली तो बाहर से मध्यम सी खटपट की आवाज़ें आ रही थी। उसने नीमवा आंखों से देखा। दिन निकल आया था और सरके हुए पर्दों से मध्यम रोशनी आ रही थी। शीना सोफे पर नहीं थी। वो चंद लम्हे लेटे रहने के बाद उठा, फिर वॉशरूम में घुसकर शावर लिया और लूज सी एक येलो टी शर्ट और जीन्स पहनकर बाहर आया। रूम से निकलकर वो किचन एरिया में आया था। शीना वहाँ मसरूफ़ थी। मैरून कलर का सादा सा शलवार सूट पहने वो कुछ बना रही थी। बहुत खूब, अच्छा हुआ तुम्हें खुद ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया कि तुम्हें किचन भी संभालना है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जैसे उसे दाद देता सराहता हुआ उसके करीब आ गया। शीना ने उसे घूर कर देखा था। वो शर्ट और जीन्स में मलबूस था। कसरती बाजू शर्ट से झांक रहे थे और बाल अभी तक नम और उलझे हुए थे। मैं कोई किचन नहीं संभाल रही, अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। उसने उसकी तस्हीह की थी तो हसीब का मुंह तक कड़वा हो गया। क्या मतलब, अपने लिए नाश्ता बना रही हो? मेरे लिए कौन बनाएगा फिर? शीना ने जवाब में कंधे उचकाकर बेखबरी का इजहार किया। हसीब की भवें खिंच गई। वो काम में मसरूफ़ हो गई। यानी तुम मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाओगी और तुम कॉलेज किस खुशी में जाने लगी? कम से कम एक हफ्ता तो कहीं नहीं जाओगी। वो उसके पास आन खड़ा हुआ। कल की निस्बत आज वो उससे ज़्यादा नर्वस नहीं हो रही थी। इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ़ रही। एक कमरे में रात गुजार कर झिझक काफ़ी कम हो गई थी उसकी। नाश्ता हो जाने तक मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, नाश्ता करके जाऊंगी। वो मसरूफ़ सी बोली। फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, चाय भी बन रही थी, अंडा फ्राई हो चुका था। अच्छा ऑमलेट भी बनाओ, मुझे पसंद है, हसीब ने फरमाइश की। जब मैं फ्री हो जाऊं तो आपको जो बनाना है बना लीजिए। शीना ने जैसे नाक पर से मक्खी उड़ाई। हसीब उस सरफिरी बीवी को घूर कर रह गया। कैसी बीवी हो तुम? ऐसी। वो पूरी तरह उसकी तरफ घूम गई और हाथ दोनों अतराफ में फैलाए। शीना का एतमाद वापस लौट रहा था। आपने शादी क्यों की मुझसे मिस्टर? अब आपको भुगतना पड़ेगा। नाश्ता भी खुद बनाना पड़ेगा, बल्कि कभी कभी मेरे लिए भी बनाना पड़ेगा। वो जितना तेज़ बोल रही थी उससे ज़्यादा तेज़ी से उसके हाथ चल रहे थे। हसीब दांत पीस कर रह गया। फ्रेंच टोस्ट बन गए तो हसीब ने प्लेट उसके सामने से उठाई, फ्राइड अंडा भी उठाया और टेबल की कुर्सी खींचकर नाश्ता करने लगा। शीना ने एहतजाज किया था। ये मेरा नाश्ता है, मैंने अपने लिए बनाया है। वो उसके करीब पांव पटक कर बोली थी। हसीब ने अनसुना कर दिया और टोस्ट पर जैम लगाने लगा। आ जाओ फिर खाओ तुम भी, अगर खाना है तो, उसने ऑफर दी थी। शीना उसे घूर कर रह गई। ये नाश्ता हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए था। इससे सिर्फ मेरा ही पेट भर सकता था, आपको ये कम पड़ेगा। वो सदमे से अपना बनाया नाश्ता उसे खाते देखती रही। सच कह रही हो, मेरा पेट इससे नहीं भरने वाला, मेरे लिए और फ्रेंच टोस्ट बनाओ। वो मजीद फरमाइशें कर रहा था। वो पास खड़ी उसे घूरती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई, फिर किचन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद आई तो कॉलेज का लिबास पहना हुआ था और बैग कांधे पर था। हसीब अब की बार सही मायनों में चौंका था। तुम वाकई कॉलेज जाना चाहती हो? मैंने सोचा था कि कहीं घूमने चले जाएंगे, उसे बगौर देखता संजीदगी से वो बोला था। कॉलेज के लिबास में वो बहुत कम उम्र लग रही थी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं घूमने में, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो बोली तो अंदाज स्पार्ट सा था। वो चलती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको, अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आता हूँ। उठ खड़ा हुआ और चाबी लेने अंदर गया। वापस आया तो वो बाहर निकल चुकी थी। दरवाज़ा खुला था। वो गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ी से बाहर आया। वो सड़क पर जा रही थी। कंधे पे बैग था और एक हाथ में बुक थी। हसीब ने गाड़ी उसके करीब लाकर हॉर्न बजाया। वो बिना रुके चलती रही। शीना, उसने पुकारा था। शीना ने गर्दन मोड़कर एक नज़र उस पर डाली, फिर भी नहीं रुकी। एक शाने इस्तगना से चलती रही। गाड़ी में बैठो, हसीब झुंझलाया था। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। यार गाड़ी में बैठो, किसी ने देख लिया तो बोलेगा कि लड़की को छेड़ रहा है। हसीब को एक फिक्र लाहक हुई। वो तो आप छेड़ ही रहे हैं। वो चलते चलते एक नज़र उस पर डालकर बोली, जो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी उसके साथ ही चला रहा था। मेरा नाश्ता भी आप कर चुके हैं। नाश्ते से मेरा पेट भी नहीं भरा। चलो किसी 5 स्टार होटल में नाश्ता करते हैं, फिर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। ऑफर अच्छी थी। शीना चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं कॉलेज कैंटीन में जाकर कर लूँगी नाश्ता, शुक्रिया आपका। गाड़ी में तो बैठो, ये ज़्यादा हो रहा है। अब की बार वो सच में झुंझलाया, मगर वो हठ धर्मी की मिसाल कायम करते हुए साथ गुजरते एक रिक्शे को इशारे से रोक चुकी थी। मैं किसी के गैर ज़रूरी एहसान नहीं लेती। मेरा नाम शीना दाऊद है।
वो उसकी तरफ देखकर बोली और रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा चल पड़ा था। हसीब शुशदर सा गाड़ी रोककर वहीं ठहर गया। उसके आखिरी अल्फाज डंग मार गए थे उसे। अगर वो उसे कॉलेज छोड़ आता तो इसमें एहसान वाली क्या बात थी। वो बीवी थी उसकी, जायज़ शरई। फिर उसने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? क्या शीना पागल थी? क्या थी वो? उसे शीना को समझने में कुछ टाइम लगता। वो हसीब को वहीं छोड़कर रिक्शे में आ बैठी थी। वो खुद कॉलेज आ सकती थी तो उसके साथ भला क्यों आती? रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज की तरफ जा रहा था। शीना खामोशी से बैठी बाहर देखती रही, फिर बेआराम होने लगी। रिक्शा ड्राइवर एक 35 से 40 साल के दरमियान का सांवला सा हल्की हल्की दाढ़ी वाला आदमी था जो उसे मुसलसल घूर रहा था। शीना सीट पर पहलू बदल कर रह गई। न जाने उसकी आंखों में क्या था जो वो बेचैन सी हो रही थी। उसकी आंखों से हवस भरे शरारे निकल रहे थे। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं किया था। हमेशा बाबा के साथ या फिर दानिश भाई के साथ गाड़ी में शॉपिंग या कॉलेज पर जाती थी। आज पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आई थी। हसीब से नाराज़गी अब भी थोड़ी सी बाकी थी। उसके साथ नहीं आना चाहती थी, उसे चिढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसके बार बार बोलने के बावजूद भी गाड़ी में नहीं बैठी। मगर अब उस आदमी की आंखें उसे बुरी तरह चुभ रही थी। वो वेल भी नहीं पहनती थी, हमेशा हिजाब करती थी, चेहरा खुला होता था, आज भी हिजाब किए हुए थी। शीना को लगा वो आदमी उसके चेहरे के साथ साथ जिस्म को भी नज़रों से टटोल रहा है। वो सरासीमा होने लगी। उस आदमी की नज़रों से लपेटें सी उठ रही थी। शायद इतनी हसीन नोखेज लड़की से ख्वाबो ख्याल में भी नहीं मिला था वो। शीना सिमट कर बैठ गई, हाथ में पकड़ी किताब को सीने से लगाया। खुदा खुदा करके कॉलेज तक का रास्ता तय हुआ तो शीना ने किराए के पैसे ड्राइवर की तरफ जैसे फेंके, फिर हर मुमकिन तेज़ी से निकलकर कॉलेज गेट की तरफ आई। वो पहली बार यूं हरासा हुई थी। शायद उसे हसीब के साथ ही आना चाहिए था। जब वो देखता था तो उसे बुरा नहीं लगता था। उसके देखने में एक नरमी होती थी। वो कॉलेज में दाखिल होते सोच रही थी, उफ आफिया, मुझे कैंटीन ले चलो, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। वो कॉलेज लोन में आफिया के गले पड़ी हुई थी। 2 बैक टू बैक क्लासेस हुई थी और दोनों में शीना भूख का रोना रोती रही। मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे करने नहीं दिया मेरे शोहर ने, वो मेरा नाश्ता खुद खा गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मैदा फेल होने लगा है। वो जैसे मुंह बना रही थी। आफिया को हंसी आ गई। तुम हंस रही हो और यहाँ मेरा मैदा मुझे गालियाँ और बददुआएं दे रहा है, खाना मांग रहा है, चलो कैंटीन। पर हसीब भाई ने तुम्हारे हिस्से का नाश्ता क्यों खा लिया? आफिया पूछ बैठी। क्योंकि मैंने नाश्ता सिर्फ अपने लिए बनाया था, इसलिए। वो आया और मेरे सामने से उठाकर खुद शुरू हो गया। वो यूं बोली जैसे कोई बहुत बड़ा सानिहा हो गया हो। फिर तो बहुत अच्छा हुआ, उनके लिए भी बना दिया करो ना। आफिया जैसे हसीब की सिफारिशी बन गई। शीना को झिड़का था उसने। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है इतना। चलो अब कैंटीन। वो आफिया को उठाने लगी। दोनों कैंटीन की तरफ आई थी। वैसे शीना, हसीब भाई की कोई फैमिली नहीं है क्या? आफिया को तजस्सुस हुआ। पता नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा अब तक, ना उससे पूछा। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई, फिर सर झटका। तो पूछो ना यार, तुम्हें उनकी फैमिली से नहीं मिलना क्या? वैसे हसीब भाई काम क्या करते हैं? वो पै दर पै सवाल कर रही थी। शीना ज़रा सा झुंझला गई। पूछ लूँगी किसी वक्त, हमारी तो ठीक से बात भी नहीं हुई है अब तक। वो सर झटक कर रह गई। छुट्टी हुई तो शीना और आफिया साथ साथ बाहर निकल आई। मैं आज तुम लोगों के साथ जाऊंगी, शीना बैग को ठीक करते बोली। क्यों, हसीब भाई नहीं आएंगे तुम्हें लेने के लिए? आफिया ने इस्तफसार किया तो वो मुंह बनाने लगी। नहीं, वो नहीं आते मुझे लेने, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरा जाने का दिल नहीं है। वो बेजार सी हो रही। ठीक है, चली जाना हमारे साथ, नोमान भाई छोड़ आएंगे। आफिया ने उसे तसल्ली दी। फिर वो चीख पड़ी, अरे वो देखो, वो हसीब भाई ही है ना। शीना ने उसके इशारे के ताक़ुब में देखा था और खुशगवार सी हैरत में घिर गई। हसीब अपनी कार के साथ टेक लगाए, हाथ पैंट की जेबों में डाले खड़ा था। आंखों पे स्याह सनग्लासेस थे। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। शीना उजलत भरे अंदाज में आफिया से मिली थी। चलो भाई, जीजू को ज़्यादा इंतज़ार ना कराओ। आफिया ने जुमला टक दिया था और वो अनसुना करती हसीब की तरफ आई। हल्की सी खिफ़त और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। सुबह को वो कैसे उसे इग्नोर करके रिक्शे में बैठ कर आ गई थी, लेकिन वो फिर भी उसे लेने आ गया था। वो मुस्कुराई। हेलो हसीब साहब। वो उसके करीब जाकर मुस्कुरा के बोली। हेलो। उसने आम सी नज़रों से देखा। तुम गई नहीं? रुखाई से पूछा गया। शीना का चेहरा फीका पड़ा।
नहीं, अभी तो छुट्टी अभी हुई है, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। अच्छा तुम चली जाओ, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। बोलो तो तुम्हें रिक्शा करा दूँ। वो ऐसे सवालिया नज़रों से देखने लगा, शीना पे जैसे घड़ों पानी पड़ा था। चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया। नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद ही, वो बमुश्किल बोल पाई थी। गले में आंसुओं का गोला सा अटका था। वो मुड़ने लगी थी कि हसीब ने उसका बाजू पकड़ा। कहाँ जा रही हो? उसके होंठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। शीना ने भर्राई आंखों से उसे देखा, फिर बाजू छुड़ाना चाहा। अरे पागल, तुम्हें ही लेने आया हूँ, बैठो गाड़ी में। वो उसे बाजू से खींचता हनूज मुस्कुरा रहा था। मैं नहीं बैठूंगी अब इस गाड़ी में, वो रूंधी हुई आवाज़ में बोली। बैठो, लोग देख रहे हैं। मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा था, सिर्फ अपनी जानम का इंतज़ार कर रहा था। वो उसकी रिमझिम बरसती आंखों में आंखें डालकर बोला था। फिर ज़बरदस्ती गाड़ी में उसे अपनी साथ वाली सीट पर बिठा दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। बड़ी चलत्तर बनी फिरती हो, 2 बातें मैंने क्या बोल दी, तुम्हारी ये हालत हो गई। वो उसे गहरी नज़रों से देखकर बोला। तो शीना ने भीगी आंखें उठाकर उसे खफगी से देखा था। अच्छा बाबा, मैं मजाक कर रहा था। ये बताओ तुमने लंच किया या नहीं, वो पूछ रहा था। शीना ने आंखें खुश्क करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। घर जाके लंच बना दोगी, उसने बड़ी उम्मीद से पूछा। हरगिज नहीं, शीना ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हसीब ने ठंडी आह भरी। पता नहीं कब तुम्हारे हाथ का खाना नसीब होगा, लंच भी नहीं बना सकती, कैसी बीवी हो तुम मेरी, उसने शीना को घूरा। ऐसी बीवी हूँ, देखो मुझे, नहीं बना सकती लंच। शीना ने शरारत से चेहरा उसके सामने किया था। उसकी झील सी नीलगू आंखें धुलकर साफ हो गई थी और सुर्ख तरशे हुए गुलाबी होंठ पंखड़ी की मानिंद नीम वाह थे। हसीब उसे देख के रह गया। चलो फिर किसी होटल चलते हैं, वो चंद सानिये उसे देखने के बाद ड्राइविंग पे फोकस करने लगा। पहली बार गौर से देख रही थी वो। बेइंतहा खूबसूरत था वो, साफ रंगत पे हल्की दाढ़ी और तीखे मर्दाना नकूश, बादामी रंग की गहरी आंखें जिनसे जहानत और खुदरो एतमाद झलकता था। वो मर्दाना वजाहत का पैकर था। शीना उसके सरापे में खो सी गई। उसे अजीब से एहसास ने आन घेरा। शीना हसीब के साथ घर आई थी। सारे रास्ते हल्की फुल्की बातें करते। वो कब घर पहुंचे थे मालूम ही नहीं हुआ। गाड़ी पोर्च में रोककर दोनों उतरे। मेरा बैग तो ले चलें अंदर, शीना ने उसे पुकारा था, मगर वो इग्नोर करता अंदर की तरफ बढ़ा जैसे सुना ही ना हो। खुद लेकर आओ, छोटी बच्ची नहीं हो। कॉलेज बैग भी मैं लेके जाऊं? ऐसा तो छोटे बच्चों के साथ करते हुए होता है। लापरवाही से कहता हुआ वो अंदर की तरफ जा रहा था। ग्लासेस उतार कर शर्ट में अटका ली थी। शीना ने दांत पीसे। बैग भारी है इसलिए बोल रही थी आपको। कैसे शोहर है, बैग भी नहीं उठा सकते? बैग कंधे पर लटका कर वो उसकी तरफ आई। हसीब ने जेब से चाबी निकालकर लॉक में घुमानी चाहिए, मगर उसे धचका सा लगा। आंखें हैरत से खुली थी। दरवाज़ा पहले ही खुला था और लॉक की हालत देखकर लगता था कि वो टूट चुका है। उसकी आंखों में खूनख्वार चमक सी लहराई। जबड़े शिद्दत से भिंच गए। कोई घर में दाखिल हो चुका था और शायद अंदर ही था। शीना, घर में कोई है, लॉक टूटा पड़ा है, उस सरगोशी नुमा आवाज में बोला जो पास आ खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में हरास सिमट आया। डर के मारे जल्दी से वो उसके करीब हुई और बाजू थाम लिया। कौन आया है हमारे घर? आवाज में अंदेशे रेंग रहे थे। गला खुश्क हुआ। मेरा हाथ छोड़ो और डरो नहीं। उसकी मजबूत और मुस्तहकम आवाज़ भी शीना को मुतमईन न कर पाई। वो हनूज उसका बाजू सख्ती से पकड़े रही। वो दरवाजे को धकेल कर अंदर आया। वो बाजू से लगी रही। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। कहीं से कोई आवाज़ या खटका भी सुनाई नहीं दे रहा था। तुम तो डर गई। हसीब उसे देखकर ज़रा सा मुस्कुराया तो उसका सांस बहाल होने लगा, मगर चेहरे पे हवाइयाँ अब भी उड़ रही थी। यहाँ बैठो। वो उसे सोफे तक लाया और उसका बैग कंधों से उतार कर बिठा दिया। यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ, परेशान मत होना। उसे तसल्ली देता वो अंदर आया। चंद लम्हों में वो पूरा घर देख चुका था। वहाँ कोई नहीं था। घर की हर चीज़ सलामत थी सिवाय बेडरूम के। बेडरूम की हालत अबतर थी। रंग बिरंगे जोड़े उधड़े पड़े थे। ये सब शीना के कपड़े थे जो उसके लिए शादी पे बनवाए गए थे। शीना भी बेडरूम में आ गई और वहाँ की हालत देखकर शुशदर रह गई। ऐसा लगता था जैसे कोई आया था और उसके सारे कपड़े बर्बाद करके चला गया। चंद लम्हे बाद एक और इंकशाफ हुआ। दराज से उसकी ज्वेलरी भी गायब थी जो उसने बेपरवाही से वहां रखी थी। वो बाहर जाकर थकी सी सोफे पर बैठ गई। हसीब बेडरूम में खड़ा रहा। चेहरे पे सोच की परछाइयां थी। ये क्या हुआ था और क्यों हुआ था? किसने उसके घर में घुसकर ऊधम मचाया था? ख्यालात की आंधी सी चल रही थी दिमाग में। आंखों से कूंदे लपक रहे थे। बाहर आया तो वो उदास बैठी थी।
हसीब ये सब क्या है? वो हैरान परेशान सी बोली। वो भला क्या जवाब देता? सर झटक कर पास आन बैठा, फिर उस नाजुक मखरूती हाथ को अपने हाथ में लेकर थपका। वो खौफजदा थी। कुछ नहीं, ऐसा लगता है किसी ने शरारत की है। लॉकर की तरफ कोई नहीं गया, सिर्फ तुम्हारे कपड़े ज़ाया किए हैं और ज्वेलरी ले गया है। वो उसके हाथ को थपकता पुरसकून सा था, मगर अंदर ही अंदर गैज़ो गज़ब का तूफान मचल रहा था। उस्मान दाऊद अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने ही उनका पीए बैठा उन्हें ब्रीफिंग दे रहा था। गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स का टेंडर शाया हुआ था और इस सिलसिले में उन्हें कल इस्लामाबाद जाना था। ब्रीफिंग खत्म हो गई और पीए बाहर चला गया तो उन्हें इत्मीनान से सर रिवॉल्विंग चेयर पर लगाकर उन्होंने ऐनक उतार कर टेबल पर रख दी। शीना की शादी का फैसला उनके लिए मुबारक साबित होने लगा था। पिछले 6 माह से उनकी कंपनी उस्मान एंड बिल्डर्स को कोई खातिर खा प्रोजेक्ट नहीं मिला था। कंपनी खसारे में जा रही थी, बहुत सारे कर्ज चढ़ गए थे, मगर अब शीना की शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर ये टेंडर निकला था जो अगर उन्हें मिल जाता तो कारोबार तरक्की की राह पे गामजन हो सकता था। वो मुस्कुरा दिए। शादी पर जो पछतावा था वो ज़ाइल होने लगा। पीर साहब पे एतमाद पुख्ता हुआ। बेशक वो पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, वो कुर्सी से टेक लगाए मुस्कुरा रहे थे, जबकि कुदरत उन पे मुस्कुरा रही थी। मेरे सारे कपड़े चीर फाड़ के ज़ाया कर दिए और ज्वेलरी भी ले गए। अब मैं क्या पहनूंगी? वो बेडरूम में खड़ी बरहम सी झुंझलाई हुई बोल रही थी। मेरे कपड़ों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उन्हें साथ ले जाते। एक एक सूट 10-10 हज़ार से कम का नहीं था, मगर इनके साथ ये सलूक करने की क्या तुक बनती है? हसीब पानी की बोतल थामे बेडरूम में आया। एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे पर डाली जो दोपहर को खौफजदा सी थी, मगर अब गुस्से में झुंझलाई हुई थी। ज्वेलरी में मामा की दी हुई रिंग्स भी थी, वो भी ले गए। आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? हसीब से उसने जैसे शिकायत सी की थी। मुझे ये चोरी नहीं शरारत लगती है। कोई भी चोर किसी के घर जाकर वार्डरोब से कपड़े निकाल कर नहीं फाड़ता। ऐसा वो लोग करते हैं जो शरारत करना चाहें। वो मुतमईन सा बोला। जल्दी मालूम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़े रह गए हैं, एक कॉलेज का और एक ये। वो ब्लैक और पिंक टी शर्ट और जीन्स पहने हुए थी। शर्ट काफ़ी चुस्त थी, उसके घोड़े से सुडौल बाजू नुमायां हो रहे थे। ऊंची पोनी बांधे बेहद दिलकश सी टीनेजर लग रही थी वो। फिक्र मत करो, कल शॉपिंग पर चले जाएंगे। वैसे 2 जोड़ों से भी काम चल सकता है। वो इतनी गंभीर सूरत हाल में ज़रा शरीर हुआ। शीना के चेहरे पर खफगी उभरी। 2 जोड़ों में कैसे काम चल सकता है भला? वो मनहूस मारा चोर मेरे ही कपड़े ज़ाया करके गया। आपके कपड़ों को तो हाथ भी नहीं लगाया उसने। काश आपके कपड़े भी फाड़ता तो आपको पता चलता कि 2 जोड़ों में कैसे काम हो सकता है या नहीं हो सकता। वो भिन्नाई हुई सी चोर को जली कटी सुनाने लगी। हसीब ज़ेरे लब मुस्कुराया। हंस लें आप, मेरी ज्वेलरी भी गई और मेरे कपड़े भी गए। मैं तो कंगाल हो गई ना। उसकी खफगी बदस्तूर जारी थी। जूते तो नहीं गए ना? इतने जूते हैं तुम्हारे जिन्हें तुम पहनती तक नहीं। चोर को शायद वो नजर नहीं आए, उसने जैसा शरारत से अफसोस किया था। शीना उसे खफगी से घूर कर रह गई। वो करीब आया। कुछ नहीं हुआ शीना, सब वापस आ जाएगा। कपड़े भी आ जाएंगे, ज्वेलरी भी नहीं ले लेंगे। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं भी ठीक हूँ, फिक्र मत करो। चलो कहीं बाहर जाते हैं डिनर के लिए। वो नरमी से उसकी आंखों में देखता गोया हुआ। और अगर फिर कोई घर में आ गया तो? कोई नहीं आएगा। वो इत्मीनान से अपना काम करके गए हैं, और अगर आ भी गए तो देख लूँगा। उसकी आंखों में दबी दबी आग भड़की थी। शीना नजरें चुरा गई। एक लम्हे के लिए वो बदला हुआ सा इंसान लगा था उसे। पर मैं कैसे जाऊं? अब तो मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। वो बेचारगी से बोली। ये कपड़े ठीक हैं, जीन्स और शर्ट बहुत सी लड़कियां पहनती हैं। उसका जायज़ा लेते हुए फतवा सादिर किया तो वो खफीफ हुई। नहीं, ये कपड़े मुनासिब नहीं हैं। मैं इन्हें घर में भी ना पहनती अगर कोई और ऑप्शन होता तो। उसके बगौर देखने पर वो सुर्ख हुई, नज़रें झुका गई। हसीब की पुरशोक निगाहें उसके हसीन चेहरे का तवाफ करने लगी। उसने ज़रा बेबाक नज़रों से क्या देख लिया था? लाल हो गई थी वो। कोई शॉल ले लो फिर। जीन्स और शर्ट के साथ शॉल थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, मगर काम चल जाएगा। शीना सर हिलाकर उसके सामने से फौरन हट गई। वो चुस्त सी जीन्स और शर्ट पहने हुए थी। हसीब की निगाहें बेबाक हो रही थी। कहाँ हो यार? रफ़ी ने पूछा। मॉल में हूँ शीना के साथ। क्या बात है? उसने उल्टा सवाल किया था। रफ़ी की कॉल बिला वजह नहीं आई थी। वो शीना के साथ डिनर करने निकला था। वहाँ से दोनों शॉपिंग मॉल आ गए थे। शीना कुछ फासले पर शाल ओढ़े खड़ी अपने लिए कुछ रेडीमेड सूट ले रही थी। रफ़ी की कॉल आई तो वो कुछ फासले पर आ गया। यार तुम भाभी के साथ इतने मसरूफ़ हो गए हो, हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे। कितने काम अधूरे पड़े हैं, तुम्हें पता है? लहजा ज़रा तीखा था। काम की बात करो रफ़ी, क्यों कॉल की है?
वो स्पार्ट से अंदाज में बोला। रफ़ी का यूं जताना उसे अच्छा नहीं लगा था। यार कितने काम पेंडिंग है, तुम्हारा काम पर ध्यान ही हटा हुआ है, भाभी के अलावा तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इस बार वो ज़रा खुशगवार लहजे में बोला तो हसीब के चेहरे का तनाव ज़रा कम हुआ। लंबी सांस ली उसने। मैं जल्द ही ज्वाइन करूँगा रफ़ी, तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। स्पार्ट सा लहजा था, जज्बात से आ रही। अभी आ जाओ हसीब, बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है, वारे न्यारे हो जाएंगे आज अगर तुम आ जाओ तो। वो पुरजोश सा बोल रहा था। हसीब के माथे पे सिलवटें पड़ गई। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? मैं शीना के साथ हूँ, ज़रा रुक कर बोला था। लहजे में हद दर्जा रुखाई थी। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। गाड़ी भाभी को दे दो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। रफ़ी ने बोला ही था कि दूसरे लम्हे हसीब कॉल काट चुका था। चेहरे पर नागवारी ही नागवारी थी। दूसरी तरफ रफ़ी खज्जल सा फ़ोन को हाथ में लिए बैठा था। सनम पास ही सोफे पर बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉल काट दी उसने। वो खफीफ सा हो रहा था। हसीब ने कभी ऐसा नहीं किया था। सनम के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। देख लिया ना, मैं कहती थी ना, शादी के बाद बदला बदला लगता है। उसके हवास पर वही छाई हुई है उसकी बी। हसीब अब उसकी मोहब्बत में पड़ के नाकारा हो चुका है। उस लड़की का कुछ करो रफ़ी, वरना हसीब के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वही सब कुछ करता है। नहीं, उसने कहा है वो कल आएगा। रफ़ी ने नज़रें चुराईं। लहजा एतमाद से खाली था। तुम खुशफहमियाँ पाल रहे हो। वो तंज कर गई। रफ़ी ने उसे देखा था। तुम उसकी बीवी से नफरत करती हो? वो उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। सनम खफीफ सी हुई। मैं क्यों नफरत करूँगी? मेरा उससे क्या ताल्लुक भला? उससे नफरत ना करूँ तो क्या करूँ? हसीब उसको बिन मांगे मिल गया। वो लड़की उसके काबिल है ही नहीं। वो मोहब्बत नहीं कर सकती। उसकी आंखों में मैंने खुद पसंदी देखी है। ऐसे लोग किसी से मोहब्बत नहीं कर पाते। वो दिल ही दिल में कुढ़ने लगी। अल्लाह करे हम घर जाएं तो और कोई चोर ना आए हो, शीना खुशगवार से लहजे में बोल रही थी। हसीब ड्राइविंग सीट पर था। गाड़ी तारकोल की सड़क पर दौड़ रही थी, जैसे ज़मीन को तेज़ी से पीछे धकेल रही हो। मौसम निहायत खुशगवार था। हल्की खुनक हवा चेहरे पर लिपट कर फरहत का एहसास बख्श रही थी। हसीब, एक बात पूछूं? शीना निगाहें उस पर जमाए बोली। बोलो। उसका लहजा मध्यम था। निगाहें सड़क पर थी। रफ़ी की कॉल ने तबीयत मुख्तर कर दी थी। और तुम मुझे हसीब ना बुलाया करो, उसने कहा तो शीना ने उसे घूरा। क्यों? क्यों ना बुलाऊं? मैं तो बुलाऊंगी, क्योंकि अच्छी बीवियां अपने शोहरों को नाम से नहीं बुलाती, वो उन्हें आप या वो कहकर बुलाती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुरानी बातें हो गई हैं। आजकल की बीवियां शोहर का नाम लेती हैं। उसे घूरी से नवाजा गया। जो अपने शोहर का नाम लेती हैं ना, वो बुरी बीवियां होती हैं। वो अपनी बात पर जमा रहा। तो क्या मैं भी बुरी हूँ? एक उम्मीद से पूछा गया। उसे जवाब ना में जैसे सुनना हो। तुम तो बहुत ही बुरी बीवी हो। वो बोला तो शीना दिल महसूस कर खामोश हो गई। हसीब ने कनखियों से उसे देखा। उसका मुंह फूल गया था। तुम कुछ पूछ रही थी शीना? चंद साथ के बाद उसे मुखातिब किया गया था। वो यूं ही बैठी रही। मुझे कुछ नहीं पूछना। मैं बहुत बुरी हूँ ना, तो मुझसे बात ही ना कर। वो हनूस खफा थी। हाँ, तुम बुरी तो हो, हर वक्त मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहती हो। एक नहीं सुनती मेरी। आवाज़ धीमी थी और निगाहें सामने। तो फिर अच्छी बीवियाँ कैसी होती हैं? उसने निगाहों में खफगी लिए उसे देखा। हसीब ने आंखें चार की। अच्छी बीवियाँ वो होती हैं जो अपने शोहरों की बाहों में सोती हैं। तुम अच्छी बीवी नहीं हो। वो बोला तो शीना का चेहरा बेतहाशा सुर्ख हुआ। दिल धड़कने लगा। हसीब, वो मध्यम सी चीखी थी। तौबा, तो मैंने क्या गलत बोला है? हसीब ने मोहब्बत भरी निगाह उसके सुर्ख दिल फरेब चेहरे पर डाली थी। आप बहुत बेशर्म हैं। चेहरा अब भी लाल था। अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं वापस ऊपर वाले कमरे में चली जाऊंगी और वहीं सोऊंगी। किसी सूरत नीचे नहीं आऊंगी। तो अब मैं बातें भी नहीं कर सकता। उसने सर झटका, फिर उसे देखा जो चेहरा फेरे बाहर देख रही थी। वो लंबी सांस लेकर रह गया। उस उल्टी खोपड़ी को वो कैसे समझा सकता था?